नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बेंगलुरु में हुई कल विपक्षी दलों की बैठक के बाद जब उसमें पूरी बात विमर्श हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आई तो वहां पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी दिखी। उसके बाद से मीडिया की सुर्खियां बनी। तमाम सवाल लोगों के मन में आए कि आखिर नीतीश कुमार वक्त से पहले क्यों चले गए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल क्यों नहीं हुए। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि बेंगलुरु में दल तो मिले लेकिन दिल मिले क्या। और इंडिया जो विपक्ष ने अपनी इस पूरी का नाम रखा है, इसमें नीतीश कुमार की भूमिका क्या है। नीतीश कुमार बताया जा रहा है कि नाराज भी थे। तमाम तरह के सवाल चल रहे हैं, उसी पर आज पूरी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आपको ललन सिंह और सुशील मोदी दोनों की बयानबाजी सुनवाते हैं, दोनों के बयान सुनवाते हैं। नाराज होंगे। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। सुशील मोदी जी अपने छपास रोग से ग्रस्त हैं, उनको रहने दीजिए। हम तो आग्रह करेंगे क्योंकि हमने एक वीडियो देखा है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मुंबई में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब मोदी जी वोट फॉर इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़कर चले जाए। अब पिछले बार अरविंद केजरीवाल छोड़कर चले गए, इस बार लालू यादव नीतीश को छोड़ के चले गए। तो हम लोग को जो आशंका है कि एक तो उनको वो सम्मान नहीं मिला वहाँ बैठक में, उनको वो महत्व तो नहीं मिला। जो वहाँ पोस्टर बैनर लगे थे उसमें कहीं नीतीश कुमार का नामो निशान नहीं था, लालू यादव का कहीं नामो निशान नहीं था। उल्टे खिलाफ में ही कुछ पोस्टर ज़्यादा लगे हुए थे। तो इन्हीं सब कारणों से कहीं न कहीं नाराज होकर वो निकल आए। तो इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? माई इंडिया मोदी बोलते हैं ना, मोदी के लोग बोलते हैं मोदी इज इंडिया। तो ये इंडिया का अपमान नहीं? बार बार मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा है, चुनाव प्रचार की, आप इंडिया के खिलाफ साजिश कर रहे हो। ये साजिश इंडिया के खिलाफ आप कर रहे हो। तो सुना आपने, सुशील मोदी ने साफ तौर पर सवाल उठाए नीतीश कुमार के और लालू प्रसाद यादव के उस मीटिंग में पहले निकलने के। उसी का पलटवार जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने किया कि सुशील मोदी छपास रोग से ग्रसित हैं और उसी के साथ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सूत्रधार हैं। तो इसी पर आज हमारी पूरी चर्चा होगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संतोष पाठक जुड़ेंगे, आरजेडी प्रवक्ता उर्मिला ठाकुर जुड़ेंगी, जेडीयू प्रवक्ता हेमराज राम जुड़ेंगे, हम पार्टी प्रवक्ता पूजा सिंह हमारे साथ जुड़ेंगी, एलजेपी पारस गुट से चंदन सिंह हमारे साथ होंगे, रामविलास गुट से विनीत सिंह हमारे साथ होंगे, वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता विज्ञान स्वरूप सिंह हमारे साथ होंगे और पटना से हमारे संवाददाता सौरभ जी हमारे साथ होंगे। आप सभी पूरे पैनलिस्ट का स्वागत है। सौरभ जी, शुरू में आपसे ही करना चाहूंगा क्योंकि बैठक में क्या कुछ होता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही सामने आता है जनता के। बैठक में क्या कुछ हुआ उसमें मीडिया की मौजूदगी नहीं थी, तमाम चीजें नहीं थी, लेकिन जब प्रेस ब्रीफिंग होती है तब ये बात पता लगती है कि अंदर क्या कुछ हुआ था और क्या मैसेज अब जनता को मिलने जा रहा है, जनता के सामने क्या बात आएगी। तो सुशील मोदी भी मुझे लग रहा है कई हद तक सही कह रहे हैं कि वो अपने प्राइवेट जेट से गए थे तो आराम से 2-2.5 घंटे बाद भी उड़ सकता था। नीतीश कुमार वहां से पहले ही चले आते हैं, क्या कुछ वजह रही? जी बिल्कुल उज्जवल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सच है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही पटना के लिए रवाना हो गए। सबसे बड़ी बात है कि चूंकि बेंगलोर एयरपोर्ट की अगर बात करें तो एयर ट्रैफिक जो थी वो कल काफी ज्यादा थी और सबों के जो भी पार्टी के या नेताओं का जो चार्टर्ड प्लेन था सबके लिए एक समय निर्धारित किया गया था कि कौन सी जो चार्टर्ड विमान है वो कितने बजे टेक ऑफ करेगी। तो निश्चित रूप से जो इनका जो चार्टर्ड प्लेन था उसका 4:30 या 5 बजे का जो समय निर्धारित किया गया था, इसीलिए इनके सामने मजबूरी थी कि उससे पहले ये एयरपोर्ट पहुंचे और पटना के लिए टेक ऑफ करें। दूसरी जो नाराजगी की खबर आ रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाराजगी की जो खबर है उसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दम है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बैठक में जो भी बातें
रखी गई सभी नेताओं के तरफ से, वह सभी सकारात्मक बातें थी। हालांकि जो पटना में बैठक हुई थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया बेंगलोर वाली बैठक में। और रही बात नीतीश कुमार की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 9 महीनों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि सभी विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो एक मंच पर आ जाए, और उसी का नतीजा है कि पहली बैठक पटना में होती है और दूसरी बैठक बेंगलोर में होती है। तो नीतीश कुमार नाराज है, ये बातें मुझे नहीं समझ में आ रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि वहां जो बातें रखी गई थी, खासकर गठबंधन के नाम को लेकर जो बातें रखी गई थी, उससे नीतीश कुमार पूर्ण रूप से सहमत नहीं थे। वह नहीं चाहते थे कि गठबंधन का नाम इंडिया रखा जाए, क्योंकि देश का नाम इंडिया है, तो वो नहीं चाहते थे कि गठबंधन का नाम इंडिया रखा जाए। थोड़ा सा वो चाहते थे कि इंडिया में चेंज हो, इंडिया मेन फ्रंट रखा जाए, इंडिया अलायंस रखा जाए, इंडियन रखा जाए, लेकिन इंडिया रखने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जब इंडिया गठबंधन के नाम को लेकर आम सहमति बनी, उसके बाद नीतीश कुमार भी राजी हो गए, उन्हें फिर कोई आपत्ति नहीं हुई। और उसके बाद कल ये खबरें आई कि नीतीश कुमार नाराज हैं, लालू प्रसाद यादव नाराज हैं, और सभी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही चले आए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भले आज नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव आज बिहार में गठबंधन में है, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार नाराज हो गए तो लालू प्रसाद यादव भी नाराज हो गए। अगर नीतीश कुमार नाराज होते तो वो भले चले आते, लेकिन लालू प्रसाद यादव का आना, तेजस्वी यादव का आना कहीं ना कहीं ये नाराजगी नहीं प्रकट करता है। ये है कि इनके पास टाइम की कमी थी, उसी टाइम में इन्हें टेक ऑफ करना था। लेकिन हाँ, ये सच है कि नीतीश कुमार नाम को लेकर, गठबंधन का जो नाम था उसको लेकर थोड़े असहज जरूर थे, लेकिन जब इस इंडिया गठबंधन के नाम पर जब सहमति बनी, उसके बाद नीतीश कुमार भी राजी हो गए। दूसरी जो बातें हैं, संयोजक बनाने की जो बातें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया, इसीलिए वो नाराज हो गए। तो ये सच है कि बैठक में संयोजक बनाने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर जरूर बातें हुई, और उसको लेकर यह हुआ कि आगे एक ज्वाइंट कमिटी बनाई जाएगी। तो अगर देखिए, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। जब ज्वाइंट कमिटी बनेगी उसके बाद ही संयोजक बनाए जाएंगे, चाहे नीतीश कुमार बने या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने। तो जब ज्वाइंट कमिटी अगर बनी नहीं तो उसके पहले संयोजक कैसे बनाए? आज जब ये सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से पटना एयरपोर्ट पर किया गया, तो उन्होंने कहा कि जो बातें अभी तक नहीं हुई है, यानी संयोजक वाली बात पर उन्होंने कहा कि हो सकता है अगली बैठक जो मुंबई में होगी उसमें वो बातें क्लियर हो जाएगी। और नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया है कि मुझे कोई पद की लालसा नहीं है, मैं बस ये चाहता हूं कि सारे विपक्ष पार्टी एक मंच पर आ जाए। और इसके साथ ही नीतीश कुमार ने एक बात और कही है कि अगर सभी विपक्ष पार्टी एक मंच पर आएंगे तभी हम बीजेपी को हराने में कामयाब हो पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तब हम बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। तो आज नीतीश कुमार के ही मेहनत का एक तरीके से कहें कि फल है कि आज विपक्ष पार्टियां जो पटना में 15 जिनकी संख्या थी, वो बेंगलोर में 26 पहुंच जाती है। तो ऐसे में एक तरीके से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ये पूरे विपक्षी एकता के सूत्रधार है, तो वो नाराज नहीं हो सकते हैं। ऐसे भी अगर आप देखें कि उनके पास विकल्प क्या है, अगर वो नाराज हो जाएंगे तो आज के राजनीति में वो कहां जाएंगे? तो मुझे नहीं लगता है कि वो नाराज है। हाँ, थोड़े असहज वो गठबंधन के नाम को लेकर जरूर थे, लेकिन बाद में उनकी भी सहमति बन गई गठबंधन के नाम को लेकर। जी ठीक है सौरभ जी। मैं संतोष जी, सुन लिया आपने, सौरभ जी ने तो बहुत हद तक चीजें क्लियर कर दी। फिर क्यों मीडिया में आके ऐसी बयानबाजियां करना कि वो नाराज होके चले आए, गुस्सा है, अलग तरह का क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ भी उज्जवल जी, कुछ नया या कुछ गलत तरीके से क्रिएट करने का प्रयास किया नहीं जा रहा है, और ये प्रयास किया जाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इस गठबंधन का इस गठबंधन में जो वास्तविकता है, ये कुछ दिनों में इसकी परतें सारी खुल जाएंगी
थोड़ा दिन का और धैर्य रखने की बात। कांग्रेस पुरानी मठाधीश है उज्जवल जी। थोड़ा सा लालू यादव जी का दिन 2009 से 14 के बीच में जब गिरा था, तो लालू यादव जी कहीं कैबिनेट में नजर आए थे क्या? यूपीए पार्ट 2 में दूर दूर तक कहीं था लालू यादव जी के नामो निशान। यही राहुल गांधी जी ने उनके नाम पर ऑर्डिनेंस फाड़ते हुए पूरे देश भर में भ्रष्टाचार के विरोध का अपना चेहरा बनाना चाह रहे थे। किन मजबूरियों में लालू परिवार कांग्रेस के साथ है, वैसी मजबूरी नीतीश कुमार जी के साथ तो है नहीं। तो इस परिस्थिति में लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी ये जिस प्रकार का गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कभी जमीन पर सफलीभूत नहीं होगा। और देखिए, सामान्य आदमी का जो रिएक्शन है वो आने लगा है। पहले जब इस प्रकार की घटनाएं, बड़ी राजनीतिक घटनाएं होती थी, तो अखबार के जो संपादकीय पृष्ठ होता था, उसके नीचे आपके विचार के नाम से छोटा छोटा कॉलम छपता था। आज के डेट में उतना कॉलम हमको लग रहा है कि हर 10 मिनट में 5000 आदमी अपने फेसबुक के पोस्ट पर और ट्विटर के पोस्ट पर लिख रहा है। उसको ठीक से पढ़ेंगे तो अभी तक मुझे लगता है ये जो नाम इन्होंने रखा है वो मटिया मेट हो चुका है, उसकी कहानी ही जमीन पर समाप्त हो चुकी है। लोगों को ये, इस नाम ही से लोगों को लगने लग गया कि ये नाम रखा गया है भारतीय समाज को मूल रूप से ठगने के लिए। तो जो अवधारणा बनी थी इस पूरे ठगबंधन के पीछे, उसकी जो सारी कलैया हैं वो सारी खुल गई जनता के सामने। वो स्पष्ट हो गया कि ये लोग जनता को ठगने के लिए इस प्रकार का गठबंधन बना रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि हम भारत इस प्रकार के, कुछ टेक्निकली एरर आ रही है आवाज? जी जी, इनका कहना है कि हम भारत में लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। मुझे याद है कि पिछले कितने दिनों के जो डिबेट में, अभी जब जिस प्रकार से बंगाल में हिंसा हो रही थी और बंगाल की हिंसा की जननी जिस प्रकार से वहां पर अट्टहास करके भारत जीतेगा और इंडिया जीतेगा जिस प्रकार का नारा ममता बनर्जी वहां लगा रही थी, वो दुनिया के सामने उसकी कलई खुल गई कि ये ऐसे लोग जब अगर चुनाव जीत कर आ जाएंगे तो क्या पूरे भारत में इसी प्रकार के चुनाव होंगे जैसे बंगाल में अभी पूरा हुआ है? इसी प्रकार से लोकतंत्र का गला जो है वो घोट दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा? क्या बचेगा फिर? किस प्रकार का लोकतंत्र बचाना चाहते हैं? और दिन भर टीवी पर बैठ के, दिन भर आप कभी भी टीवी खोलिए, कांग्रेस के 4 प्रवक्ता, टीएमसी के 4, 24 घंटे टीवी में बैठ के बोल रहे हैं। और जब लोकतंत्र का गला वास्तव में जब घोटा गया था, इमरजेंसी के समय पर जिसके विरोध में लालू जी और नीतीश जी का जन्म हुआ, आज उस विचारधारा के केंद्र बिंदु को अगर ठीक से देखिए आज की जनता वैचारिक तौर पर बहुत प्रतिबद्धता से वोट कर रही है। आज के मैंने जब से मैं इस चुनाव को, पिछले 10-15 वर्षों के चुनाव को देख रहा हूं, तब से ये लगने लगा है कि वैचारिक तौर पर प्रतिबद्धता बहुत आवश्यक है। और देश, और जिस प्रकार से अलग अलग सरकारों को लोगों ने चुना है पिछले 10 वर्षों में, और एक छोटा सा रिफ्लेक्शन 2010 का चुनाव आप देखिए। 2010 के चुनाव में जब नीतीश जी के साथ एनडीए ने, भाजपा और नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक शानदार सरकार चलाई, तो जनता ने एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ एनडीए को शासन में वापस लाया। हम लोगों ने भी मोदी जी के नेतृत्व में उस प्रकार का काम किया है जहां पर जनता के मन में इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को हराना है। कोई भ्रम नहीं है, दूर दूर तक कोई भ्रम नहीं है। तो ये जिस भी प्रकार का नाम रख ले, कुछ भी कर ले, उसका कोई हासिलात नहीं होगा। रह गई बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार जी के बारे में आज सुबह भी मैं कई लोगों को बातों को सुन रहा था, उसमें से कई लोगों ने ये कहा कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। वही स्थिति है नीतीश कुमार जी की। जिस प्रकार का फ्लाइंग स्क्वाड बनकर ये घूम रहे थे अभी से 6 महीना पहले, अब वो सारा फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो पटना में आकर शिफ्ट हो गया है। लालू यादव जी और इनके साथ मिलकर मठाधीशी की बात जो पुरानी होगी उस पर ये लोग चर्चा करेंगे। इसका परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। सौरभ जी इसका बेहतर आकलन कर सकते हैं। अभी 3 उपचुनाव के परिणाम अभी आए हैं बिहार में महागठबंधन बनने के बाद। 2 में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ चुनाव जीत कर आई, 1 हम लोग मोकामा हार गए। तो वो इसलिए हारे क्योंकि वहां पर माननीय अनंत सिंह जी का चुनाव था, वो महागठबंधन का चुनाव नहीं था। जनता भी देख रही है, जनता को भी सोचने समझने की जो क्षमता है और अपनी बात कहने की जो क्षमता है। मैं अंतिम बात कह रहा हूँ,
अपनी बात कहने की जो क्षमता है वह स्पष्ट तौर पर सामने है। नीतीश कुमार जी के लिए विशेष तौर पे इस गठबंधन में कुछ भी नहीं है, 0 सन्नाटा है। और मुझे पहली बार नीतीश कुमार जी इतना डिस्करेज और इस प्रकार से कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। इतने वर्षों तक उन्होंने बिहार की राजनीति को अपने हिसाब से चलाया, आज उनकी पूरी राजनीति लालू जी के कब्जे में है। तो नीतीश कुमार जी की जो छटपटाहट है उसका जो परिणाम है आने वाले समय में हम लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता उर्मिला ठाकुर और जेडीयू प्रवक्ता हिमराज राव अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। उससे पहले सौरभ जी, एक बात ये भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार को थोड़ा कमतर कर दिया गया क्योंकि पटना की मीटिंग में पूरी डोर उनके हाथ में थी, और जब बेंगलुरु की मीटिंग हुई तो उसमें सोनिया गांधी पहुंच गई, जिसके बाद ये बात भी हवा लगी इस चर्चा को भी कि नीतीश कुमार को तरजीह नहीं दी जा रही, नीतीश कुमार को कमतर आंका गया। इस वजह से नीतीश कुमार नाराज हो गए, उनके ड्राफ्ट को वहां पे नहीं पेश होने दिया गया, उनके ड्राफ्ट को माना नहीं गया। ये सब भी वजहें सामने आ रही हैं, ये सब भी बातें कही जा रही हैं। उज्जवल, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पटना की जो मीटिंग थी और बेंगलोर की जो मीटिंग थी, दोनों में अंतर क्या है। पटना की जो मीटिंग थी वो पहली मीटिंग थी, पहली बैठक थी, जिसकी मेजबानी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कर रहे थे। तो पूरी इनकी जिम्मेदारी थी कि ज्यादा से ज्यादा पार्टी के नेता जो हैं वो पटना पहुंचे और सभी में एक मत बने, एक आम राय बने और सब लोग ये कहें कि आगे हम लोगों को साथ मिलकर चलना है। तो नीतीश कुमार ने अपनी जिम्मेदारी पटना में पूरी कर ली। सारे करीब 15 विपक्षी पार्टी के नेता एक मंच पर बैठे। हालांकि उसके पहले बीजेपी लगातार कह रही थी कि ऐसा मुमकिन नहीं है, देश में कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि विपक्षी पार्टी एक मंच पर आ जाए। बावजूद इसके सभी विपक्ष पार्टी यानी 15 विपक्षी पार्टी 23 जून को जो बैठक हुई थी उसमें सभी विपक्षी पार्टी ने हिस्सा लिया और सभी ने एक साथ कहा कि हम साथ हैं और साथ मिलकर आगे चलेंगे। उसके बाद आपको याद होगा कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने ये कहा था मीडिया के सामने कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब आगे की जिम्मेदारी जो है वो खड़गे साहब इस मीटिंग को या इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। तो उसी समय ये तय हो गया था कि आगे की जो जिम्मेदारी है, चूंकि विपक्षी जो देश में विपक्षी पार्टियां हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस है। तो अब ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि सभी पार्टियों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना। तो उसी समय यह तय हो गया था कि आगे की जो भी बातचीत होगी या आगे की जो भी रूपरेखा होगी या आगे मीटिंग कब होनी है, कहां होनी है, ये सारी चीजें कांग्रेस तय करेगी। तो उसी दिन ये तय हो गया था। हालांकि उस दिन तय हुआ था कि शिमला में अगली बैठक होगी, लेकिन उसके बाद जगह को बदला गया, बेंगलोर में बैठक हुई। तो जो बेंगलोर में बैठक हुई उसकी मेजबानी कांग्रेस कर रही थी। कांग्रेस अपने तरीके से चीजों को तय कर रही थी। तो वहां पर नाम रखा गया और उसके बाद यह तय किया गया कि आगे जरूरी है रणनीति के लिए कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया जाए और उसके तहत फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके लिए जरूरी है एक ज्वाइंट कमेटी का बनाना, जिस कमेटी में सभी जो दल हैं उसके लोग रहेंगे, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि सभी जो बड़े बड़े नेता हैं वह हर महीने कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाए, क्योंकि उनको अपने राज्य की राजनीति भी देखनी है। कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, तो उनको अपने राज्य में अपने पार्टी को, अपने दल को मजबूत भी करना है। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन ज्वाइंट कमेटी बनाई जाएगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आने वाले समय में तय होगी, ये भी तय है। और दूसरी बात, जो फॉर्मूला है एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार, यह भी आसान नहीं होगा। सभी विपक्ष पार्टियों को एक मंच पर बैठना और उसके बाद ये तय करना कि कौन से स्टेट में कौन सी पार्टी का ज्यादा जनाधार है और कौन सी पार्टी का उम्मीदवार होगा। क्योंकि अगर बीजेपी को हराना है लोकसभा चुनाव में तो उनके सामने ये जो फॉर्मूला है यही सबसे ज्यादा कारगर होगा, एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार। तो अभी कई ऐसे बातें हैं जो आगे उस पर भी आम सहमति बननी बाकी है। लेकिन जो पटना में बैठक हुई थी और बेंगलोर में बैठक हुई थी, दोनों में अंतर था।
मेजबानी पटना में नीतीश कुमार कर रहे थे और वहां पर बेंगलोर में मेजबानी जो थी वो कांग्रेस पार्टी कर रही थी। लेकिन नाराजगी की जो खबर है, मुझे लगता है कि इसमें कोई दम नहीं है। हाँ, अब बीजेपी को पता नहीं क्यों लग रहा है कि नीतीश कुमार नाराज हैं। हो सकता है कि वहां जो 26 पार्टियां बैठी हुए ये बीजेपी को थोड़ा सा असहज कर रहा होगा, इसीलिए बीजेपी बार बार, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो उस बैठक में भी मौजूद थे, जब उन्होंने कह दिया कि कोई नाराजगी नहीं है, उसके बाद बीजेपी का ये बार बार बोलना कि नीतीश कुमार नाराज हैं, नाराज होकर आ गए, मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हमारे साथ ये संतोष जी बताएंगे। हाँ, ये संतोष जी बताएंगे। नहीं, मेरा एक सवाल है सौरभ भैया से, मेरा एक सवाल है कि इतनी बड़े घटनाक्रम कल के भारत की राजनीति में हुई, नीतीश कुमार जी के लिए इस पूरे गठबंधन में आप क्या देखते हैं? ऋषि को नाराज होना ना होना एक पक्ष हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए इस पूरे गठबंधन में है क्या? व्यक्तिगत तौर पर अगर उनकी राजनीति को अगर एसेस करें तो आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा इंडिया नाम का जो गठबंधन बना है, इसमें नीतीश कुमार जी को क्या मिलना है? सर, नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने जो कोशिश की थी, वो जो प्रयास कर रहे थे उसमें वो सफल हो गए। वो चाहते थे कि सभी उनका प्रयास, जब कांग्रेस ने कब्जा कर लिया तो उनके लिए बचा क्या? नहीं, कब्जा कर 11 संयोजकों में से अगर एक नीतीश कुमार हो भी जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना सौरभ भैया, उनको मिलेगा क्या? नीतीश कुमार जी के पर्सपेक्टिव से सोचने की आवश्यकता है। सर, सबसे बड़ी सफलता है कि सारे विपक्ष जो हैं एक मंच पर आ गए भैया। उसमें से 26 दलों में 18-20 दल तो पहले से यूपीए के साथ थे। नहीं, आप ये बताइए, एनडीए की बैठक दिल्ली में कितने दिनों के बाद हुई, कितने सालों के बाद हुई? अचानक बैठक करना, अचानक तारीख तय करना, अचानक 26 पार्टी के सामने 38 पार्टियों को रखना, ये क्या है सर? उसमें अधिकतर पार्टियों के साथ हमारा वर्तमान का भी गठबंधन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वर्तमान का भी गठबंधन है। तो कुछ नई पार्टियां मतलब जरूर आई है एनडीए में, लेकिन पहले से भी कई प्रकार के गठबंधन हमारे अलग अलग राज्यों में है, वो वहां पर उपलब्ध मौजूद थे। यही बात तो दूसरा गठबंधन भी बन रहा है ना, उसको भी आप एक्सेप्ट कीजिए ना। हम नीतीश कुमार के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि उनके लिए क्या था इस बैठक में, उनको मिलेगा क्या एट द एंड ऑफ द डे? अगर एनडीए हार जाता है, मान लीजिए, मैं चाहता हूं संतोष जी का ये जवाब हिमराज जी से ले लिया जाए। हिमराज जी हैं, वो बताएंगे कि नीतीश कुमार नाराज हैं कि नहीं। बताइए हिमराज जी। संतोष जी का सीधा कहना है कि इस विपक्ष की कल जो बैठक हुई, इसमें नीतीश कुमार को क्या मिला? हिमराज जी। हिमराज जी, आवाज पहुंच रही है आपको? हाँ, आवाज पहुंच रही है। हिमराज जी आवाज पहुंच रही है आपको? आपको ठीक है, मैं उर्मिला जी के पास जाता हूं। उर्मिला जी, आवाज आ रही है आपको? नेटवर्क प्रॉब्लम है। उर्मिला जी जुड़ेंगी अभी जी। उर्मिला जी, ये बताइए, कल सच में आपके नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है जी। उर्मिला जी, आवाज जी आपकी आवाज आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है जी। चलिए, अब दूसरा सवाल हम चंदन जी से करते हैं। चंदन जी, ये बताइए, कल कैसा लगा आपको देखकर चिराग पासवान को प्रधानमंत्री ने गले लगा लिया? इस वीडियो को देखकर, इस फोटो को देखकर कैसा लगा आपको? वहां से एनडीए की बैठक से निकलकर सामने आई। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, उस एनडीए की बैठक में सबसे कम उम्र के अगर कोई नेता थे तो वह चिराग पासवान थे, और जब चरण स्पर्श किए माननीय प्रधानमंत्री जी, गाल भी छुए और गले भी लगाए, तो ये अच्छी तस्वीर थी।
और साथ में चिराग पासवान जी अपने चाचा आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की चरण स्पर्श किए, वह भी बहुत अच्छी तस्वीर थी। तो इस तरीके की तस्वीर जब निकल कर सामने आती है तो राजनीति से चंदन जी अब चाचा भतीजे के बीच अब गिला शिकवा दूर हो गया ना। अब तो वो चाचा खुद गले लगा लिए भतीजे को, तो अब नाराजगी तो रही नहीं, नाराजगी तो खत्म हो गई अब। हाँ बिल्कुल, देखिए नहीं, ये चीज तो हम लोग बहुत पहले से कहते आ रहे हैं सौरभ जी, कि अगर ये साल डेढ़ साल पहले अगर जिस समय ये विवाद उत्पन्न हुआ था, अगर उस समय चिराग पासवान जी एज ए भतीजा की तरह अगर चरण स्पर्श करके और कुछ अपनी गलतियों को अगर वो स्वीकार कर लेते तो उसी समय ये सारी कड़वाहट दूर हो जाती। देखिए, राजनीतिक गैदरिंग में, बैठक में, सार्वजनिक जगह पर अगर आप चरण स्पर्श करते हैं तो आप अगर भतीजे की तरह करते हैं तो चाचा जी ने दिल खोल कर आशीर्वाद दिया। लेकिन अधिकांश हम लोग देखते हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि चरण स्पर्श इसलिए लोग करता है क्योंकि कुछ पॉलिटिकल माइलेज हो, कुछ अपने को दिखाना है कि हम बहुत डाउन टू अर्थ हैं, हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, इस तरीके के जो इवेंट होते हैं वो कपूर की तरह होते हैं। पासवान ने कल चरण स्पर्श जो किया वो दिखावे के लिए अपने चाचा का। आपका सवाल हम सुन नहीं पाए सौरभ जी। चंदन जी, हम ये कह रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस को जो चरण स्पर्श किया वो केवल एक महज दिखावा था। देखिए, उसके पीछे कारण है सौरभ जी, इसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ समय पहले सौरभ जी आपको शायद जानकारी होगा कि हाजीपुर में मंच पर ही उनका तबीयत खराब हो गया और वो अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली गए। पहले अगर चिराग पासवान जी भतीजे की तरह और वो अगर मानते हैं कि चाचा भी पिता तुल्य हैं तो दिल्ली आवास पर भी, टेलीफोन पर भी या पटना आवास पर भी हाल समाचार जान सकते थे, देखने जा सकते थे कि मीडिया के माध्यम से ही मैंने सुना कि आपकी तबीयत खराब है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री थे वहां पर, इंडिया की बैठक में माननीय गृह मंत्री थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी थे और देश के वो तमाम 38 दलों के नेता थे। ही अगर चिराग पासवान जी पैर छुए, इसका भी हम स्वागत करते हैं। विनीत जी बताइए, आपसे सवाल है। विनीत जी, चिराग पासवान पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए चरण स्पर्श करते हैं लोगों का, नेताओं का। सौरभ भाई, दो लाइनें हैं कि आगे पीछे देख के क्यों होता है गमगीन, जिसकी जैसी भावना वैसा देखे सीन। तो उस पे क्या कमेंट करना। जो संस्कार की बात समझता होगा वो ये बात को समझता होगा। तो उसमें कोई अगर ये कहे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कल बता दिया कि चिराग पासवान जी की क्या अहमियत है उनके नजर में भी, तो उसके बाद कुछ माइलेज लेने के लिए बचा नहीं था। ये हमारे नेता का संस्कार है कि जब बड़े सामने पड़ते हैं तो भले बड़े कुछ भी कह लें, उनकी विफलता के लिए, उनकी मृत्यु के लिए 10 बार बात कहे, लेकिन हमारे नेता ने कभी भी अपशब्द कहा उनको लेके, और जब सामने पड़े तो अपना संस्कार दिखाते हुए उनको प्रणाम किया। तो जो लोग समझ सकते हैं वो समझेंगे, जो नहीं समझेंगे सर वो अनाड़ी हैं, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये है सौरभ भाई की चंदन जी कह रहे हैं कि अभी जब पिछले दिनों तबीयत बिगड़ी थी तब क्यों नहीं गए। भाई, अगर चंदन जी को सब चीज मालूम है तो ये चंदन जी ये बात कहते नहीं। बहुत सी बातें जो होती हैं मीडिया डोमेन में नहीं आता है, जो व्यक्तिगत रूप से होता है, उसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, ना इनको मालूम होगा कि किसी ने फोन किया या नहीं किया। अब आते हैं सौरभ भाई के बात पे। सौरभ भाई, आज आप कितनी भी कोशिश कर ले, नीतीश कुमार को आप बचा नहीं पाएंगे। कुछ बातें मैं बता दूं आपको मैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा प्रश्न जी हम यहाँ किसी को बचाने के लिए भाई, इससे किसी को बचाने के लिए नहीं बैठे भाई। हास्य विनोद में मैंने कहा है
हास्य विनोद में मैंने कहा है। जैसे आपने कहा ना, ललन सिंह जी ने कहा ना सूत्रधार, तो सूत्रधार का शाब्दिक अगर अर्थ देखिएगा तो वो व्यक्ति होता है जो नाटक के हर सूत्रों को धारण करता है और शुरू से लेकर अंत तक उसकी जिम्मेदारी रहती है वो। तो भैया नीतीश कुमार जी अगर सूत्रधार हैं पूरे इस एपिसोड के, तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए था और सबसे बाद में निकलना चाहिए था। पहली बात, चार्टर्ड प्लेन सर, उसका एक टाइम फ्रेम होता है 2 घंटा 3 घंटा का, एक ही समय में सब कोई नहीं उड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार जी पहले निकल गए, और जब पहले निकल गए मान लिया जाए, तो जब यहाँ पहुंचे तो मीडिया नॉइज आ रही हो, ये माइक म्यूट कर लें, जिसके भी बैकग्राउंड से ये आवाज आ रही हो माइक म्यूट कर लें। हाँ विनीत जी पूरा करें अपनी बात। तो उज्जवल भाई अगर यहाँ पे पटना पहुंचते हैं तो भाई मीडिया चाहती है कि आप उनको डिब्रीफ करें, तो हुजूर चुपचाप बैठे हैं, जरूर कोई बात है, मुझे लगता है कि आखिरी मुलाकात थी, वो कुछ बताते नहीं है, हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। अब तीसरी बात ये आती है कि लालू प्रसाद यादव जी को भी सदमा लगा हुआ है कि अगर नीतीश कुमार जी का वजन अगर कम हो जाए, अगर जो ये संयोजक का मंसूबा पाल के गए थे अगर ये नहीं होंगे तो फिर मेरे बेटे का क्या होगा। अब जहां तक बात रही है इंडिया नाम रखने की, तो नीतीश कुमार ने बिल्कुल सही कहा है कि जो 2600 दल के जो नेता हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ बेल पे बाहर है, कुछ चार्ज शीटेड हैं, तो नामकरण करने से आपका जो कुकृत है वो छुप नहीं जाएगा। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि उन्होंने देश का नाम लिया है अपने सारे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, और जो ये जनता है इस बात को समझती, तो वहां पे उनकी नाराजगी दिखी। और बताते हैं आपको हम, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो कांग्रेस में ही जयराम रमेश में और वेणुगोपाल में माइक की छीनाछीनी हो गई थी। तो हम लोग पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि जो ये कुनबा है ना भानुमति का, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, और खासकर नीतीश कुमार जी का। अब जब कांग्रेस ने जब टेक ओवर जब कर लिया, तो नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? बॉम्बे में तीसरा मीटिंग होगा, वहां पे क्या होगा? समय बीतता जा रहा है। तो हमारा मानना यह है, और आपका मुकाबला किससे है? एक एनडीए से, जिसके की नेतृत्व करने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका की छवि बिल्कुल बेदाग है, जो सारे दल चट्टानी एकता के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जो चाहते हैं कि भाई देश हो और प्रदेश हो आगे बढ़े। तो मेरा मानना है उज्जवल भाई कि कल जो था एक फिर से आडंबर था, लाख कोई कुछ कह ले, हम इसको ज्यादा नहीं समझते हैं। और देखिएगा 1-2 मीटिंग और होते होते ये कहानी फुस हो जाएगी। विनीत जी ये बताइए कि जो पहली बैठक हुई थी उसमें केजरीवाल भी चले गए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं थे। ये खबर आई कि केजरीवाल नाराज होकर चले गए, बावजूद इसके केजरीवाल फिर दूसरे बैठक में भी पहुंच गए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे। तो अब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज हैं। अगर तीसरी बैठक में देखिएगा नीतीश कुमार भी पहुंच जाएंगे, लालू प्रसाद यादव भी पहुंच जाएंगे, तेजस्वी यादव भी पहुंच जाएंगे। जब वो बार बार कह रहे हैं कि हम नाराज नहीं हैं, तो आप लोग जनता में ये भ्रम क्यों फैला रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज हो गए, नीतीश कुमार नाराज होकर चले गए? जो नाराज होने वाला व्यक्ति है वही कह रहा है कि हम नाराज नहीं हैं। हम इसका जवाब देते हैं सौरभ भाई। इंग्लिश में कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड। आप नहीं बोलते हैं लेकिन आपका जो जेस्चर है, पोस्चर है, वो बता देता है। अब बताइए कि अरविंद केजरीवाल यहां से गए और जाते ही उन्होंने क्या कहा कि जब तक कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेगी अध्यादेश पे, तो हम आय के बारे में सोचेंगे नहीं। यहां पे भी वही हाल है। अपनी झेप मिटाने के लिए सौरभ भाई तो जाना पड़ेगा ही, क्योंकि आपने ही कह दिया कि सूत्रधार हैं वो, तो आगे निकल के पीछे तो लौट ही नहीं सकते हैं। लेकिन सूत्रधार का धार खत्म हो गया है, अब ये अपनी झेप मिटाने के लिए मीटिंग में जाएंगे। जी चलिए, यहां तक तो आप आ गए ना कि नीतीश कुमार आगे भी जाएंगे और बैठक में हिस्सा भी लेंगे। अरे भैया तो झेप मिटाइएगा ना। तो आप ये बताइए, आप नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए, आप ये बताइए सर कि चाचा के साथ जो गिले शिकवे थे वो दूर हो गए। अब किसी बात का कोई शिकायत नहीं। अब आप लोग एक मंच पर आ जाएंगे, ऐसी मतलब उम्मीद दिख रही है अब कल के बाद, क्योंकि कल केवल चरण स्पर्श नहीं हुआ, कल गले भी मिले आप लोग, चाचा भतीजा। सौरभ भाई, परिपक्वता उसको कहते हैं जो कि बीती हुई बात पे जो मिट्टी डाल के आगे बढ़ता है। जो बीत गई वो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। अंबर से पूछो कितने इसके तारे टूटे, लेकिन क्या वो शोक मनाता है? तो जो चीजें निकल गई हैं उसके बारे में हम लोग सोचते नहीं। हमने कहा कि वो संस्कार था, संस्कार हमने दर्शाया है। अब दुनिया को कुछ भी लगे कि माइलेज लेने के लिए, वो आपका सोच है, उस पर कोई कमेंट नहीं करेगा सर। लेकिन तो चाचा भी हाजीपुर सीट के लिए कहेंगे तो चिराग बड़ा दिल दिखाएंगे? भाई
दिल बड़ा था तभी तो कल प्रणाम किया गया, आशीर्वाद लिया गया उनका। भाई बड़ों का दिल बड़ा होता है। अब हमारे तो बड़े की संस्थापक बात भी नहीं हाजीपुर है तो डालेंगे कैसे छोड़ दें? फिर तो बात भी नहीं डालेंगे, चाचा कहेंगे हाजीपुर चाहिए तो चिराग क्या मान लेंगे चुपचाप से? नहीं उज्जवल भाई, वो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। उनसे बड़े रामविलास पासवान जी थे, उनकी लेगेसी लेके हमें आगे बढ़ना है, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं होगा, कोई चर्चा बनता ही नहीं है। हाजीपुर हमारा है, था भी, आगे भी रहेगा। चंदन जी, चंदन जी आवाज आ रही है आपको? जी जी, हम यही कह रहे हैं सौरभ जी कि जब आप कहते हैं कि हमारे जी 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 आ रही है, जब चिराग पासवान जी कहते हैं कि हमारे पिता तुल्य हमारे चाचा जी, बिहार में 40 लोकसभा की सीट है और अपने चाचा को ही हाजीपुर से आप उनका राजनीति समाप्त करना चाहते हैं, ये कैसा आप उदाहरण पेश कर रहे हैं? आप एक कहते हैं कि मैं उनका भतीजा हूं, वो मेरे पिता तुल्य चाचा जी हैं, और पासवान परिवार में अभी सबसे बुजुर्ग और गार्जियन अभिभावक पशुपति कुमार पारस जी हैं। उस परिवार के मुखिया का राजनीति आप समाप्त करना चाहते हैं हाजीपुर से अपनी दावेदारी करके। तो ये सोचने का विषय है। मैं इंतजार कर रहा हूं चिराग पासवान जी के अगले बयान का। मैं उनके उस तस्वीर का जो एनडीए की बैठक में उन्होंने चरण स्पर्श किया, चरण स्पर्श ठेहुना पर किया, भाव मैं समझ रहा हूं, वो थोड़ा और झुक जाते तो अच्छी तस्वीर आती, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं श्री चिराग पासवान जी के अगले बयान का। उसके बाद तब हम लोग अपना जो है लेंथ लाइन अच्छे से तय कर पाएंगे। चलिए, पूजा जी भी काफी देर से इंतजार कर रही हैं। पूजा जी, ये बताइए कि कल दिल्ली में जब पहुंचे थे आपके नेता, एक बड़ा गुलदस्ता के साथ स्वागत हुआ था प्रधानमंत्री का, तो लगता है सब कुछ तय हो गया, सीटें फाइनल हो गई, ये भी तय हो गया कि आपकी पार्टी को कितनी सीटें दी जाएगी? देखिए सौरभ जी, सीट की कहीं कोई बात नहीं, बात यहाँ पे ये हम बिहार में जो है की तैयारी कैसे करें और उस पर बातें कैसे करें, वही किसी बात ना, और से फिलहाल इस पे बात करना लगता है कि बेवजह है कि कहीं भी किसी तरह का टिकट की बात ही नहीं है। हाँ, ये है हमारे नेता मांझी जी को बहुत मान सम्मान मिला, इसे हम लोग बहुत खुश हैं। जो हम मान सम्मान वहाँ ढूंढ रहे थे वो हमें मिला। ये भी एक बुराई नहीं है कि हमें किसी तरह का कोई तकलीफ हुआ, और हम बहुत खुशी से वहाँ पे रहे भी और वहाँ से वापस भी आए, और कहीं कोई मन में शिकवा शिकायत बिहार में हमको बदनाम किया था, हमारे नेता को बदनाम किया जा रहा था, वही उससे कहीं ज्यादा हमें वहाँ एनडीए में दिल्ली की बैठक में बहुत मान सम्मान मिला। उर्मिला जी, आपको आवाज आ रही है? रही है? ये बताइए, आपके नेता लालू जी जी, आपके नेता लालू प्रसाद यादव कल बैठक से नाराज होकर आ गए? जी नहीं, नाराज होके नहीं आए, वो पहले से तय थी और टाइम उनका फिक्स था, इसलिए आना पड़ा। ये नाराज उसमें कहाँ कौन सी बात, ये तो बीजेपी वालों का मनगढ़ंत बात है, नाराज की कहीं कोई बात नहीं है। नहीं, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि नीतीश कुमार बैठक में नाराज हो गए, लालू प्रसाद यादव नाराज हो गए, तेजस्वी यादव नाराज हो गए, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही वो पटना के लिए जी नहीं, वो तो उस बार कह रहे थे केजरीवाल नाराज हो गए इसलिए पहले चले गए। इन लोगों का ढेर सारी बातें रहती है, अपनी अपनी काम समय लोग का टाइम टेबल फिक्स रहती है। ये जो बैठक हुई है उस बैठक में ये लोग ये भी कह रहे थे, जब 23 जून को बैठक हुई थी पटना में, तो ये लोग कह रहे थे कि केजरीवाल नाराज हो गए, कभी कुछ बोल रहे थे, नाम नहीं तय कर पाए, तो इनको नाम का पता चल गया कि नाम इंडिया रखाया है। इंडिया में जो है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस पार्टी का जो है, जो एक मुद्दा रखाया है कि हम नाम पहले तय करें कि, और उसके बाद हम जो है आगे जो है मुंबई में जब बैठक होगी
तब उसमें तय होगा कि कौन कोऑर्डिनेटर बनेंगे, कौन कितनी 11 जो मेंबर होंगे, कौन कौन लोग। ठीक है, नेटवर्क एरर है। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता विज्ञान स्वरूप सिंह जी जुड़े हुए हैं। सर, ये लोग तो अपना उन्होंने इंडिया कर ली, इधर एनडीए की भी हो गई, आपका तो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा, ना इधर से न्योता आ रहा है ना उधर से न्योता आ रहा है। आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि निमंत्रण कहीं से नहीं आ रहा है। निमंत्रण सब जगह से आ रहा है, लेकिन हम अपने आईना में अपना चेहरा हम अपने संतोष जी हंस रहे हैं। अरे ऐसे हंस दिए, चाहिए मुस्कुराना, किसी को दुखी करने के लिए मैं नहीं हंसा हूँ। मुस्कान आ जाता है, तो बट नेचुरल हंस रहे हैं तो ठीक है। तो निमंत्रण सब जगहों से आ रहा है, लेकिन नहीं, संतोष जी हंस नहीं रहे हैं, बीजेपी हंस रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। देखिए, हम इसमें जितने साथी बैठे हैं उन तमाम साथियों को ये चाहते हैं कि उनके ओठों पर लगातार मुस्कान बना रहे। गुजारिश करते हैं प्रभु से कि सब लोगों का मुस्कान एकदम बरकरार रहे। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट के लोगों ने फैसला लिया वीआईपी के कि ये किससे जाना है, किसके निमंत्रण पर नहीं जाना है, किसके निमंत्रण में जाना है, ये पूरा फाइनल वीआईपी के जो सुप्रीमो है मुकेश सहनी जी, उन पर भार पड़ गया है, क्योंकि सब लोगों ने यह फैसला लेके दिया है। अभी हमारा कार्यक्रम है 25 तारीख से रांची, झारखंड, और इस तीनों में हम 100 दिनों का कार्यक्रम है कर रहे हैं। ये अभी हड़बड़ी का सवाल लगता है। अभी वेट एंड वॉच करके और वसूल के साथ चलना चाहिए। हमारे यहाँ ये साफ तौर पर है, मुकेश सहनी जी ने कहा है कि हम मुल्क को आगे रखेंगे, समाज को आगे रखेंगे, व्यक्ति को आगे रख के कोई बात नहीं। व्यक्ति पर आश्रित होकर यदि कोई बात होती है तो फिर मुल्क पीछे चला जाता है, मास पीछे चला जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम पूरा डिबेट आप सुन रहे थे, बड़ी आफियत से सुन रहे थे, तो इस पर हम लोग ख्याल करके चलना चाहिए निश्चित तौर पर कि मुल्क के बारे में क्या कौन सोच रहा है। और जिन्होंने अपना नाम सन ऑफ मल्लाह दिया है, वजूद का क्या होता है, बिल्कुल फैसला किया। आवाज मिल रही है सर? जी, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है। तो यही अभी क्या सवाल, दूसरा क्या सवाल है आपका? दूसरा सवाल यह है सर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी डिमांड काफी बड़ी रख दी है बीजेपी के सामने? जब बातें सामने रखी जाएगी उस पर तो आपस में विचार विमर्श होगा, उसमें किस गलत है उस पर बातें होगी और होगा। जैसे अभी उन्होंने सवाल रखा है कि कर्नाटक में निषादों को आरक्षण है, दिल्ली में निषादों को आरक्षण है, फिर व्हाई नॉट बिहार में क्यों नहीं? तो ऐसी परिस्थितियां हैं, ये तो देश का सवाल है। मैंने बिहार में निषाद क्या छोड़ के, मैंने वो किसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते हैं? आते हैं फिर, लेकिन अभी का जो है चल रहा है तो कर्नाटक में नहीं आते थे, दिल्ली में नहीं आ रहे थे। दिल्ली में अलग से क्या डिमांड है आपकी निषादों के लिए? कर्नाटक नहीं दिया है। बीजेपी पूछ रही है सर, बताइए अलग से क्या डिमांड है आपका? अरे डिमांड ये है कि कुछ दिनों में कहेंगे कि यूपी के सभी 80 सीटों पर और बिहार के सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, चुनाव लड़ाएंगे। याद है नहीं यूपी का चुनाव? मतलब आपको भी लगता है कि मुकेश सहनी का जो डिमांड था वो काफी बड़ा था, जिसे बीजेपी मतलब पूरा करने? सौरभ भैया, राजनीति यथार्थवादी परिस्थितियों पर चलती है, एकदम यथार्थवादी, शुद्ध रूप से यथार्थ के आधार पर राजनीति चलेगी। आपकी जितनी क्षमता है, आपकी जितनी ताकत है, कोई भी राजनीतिक दल आपको गठबंधन में लेगा तो उतना देगा। लेकिन जिस तरीके की बात पिछले
मुझे याद है जब एनडीए में जब ये थे, हमने उनको मंत्री बनाया, अपने कोटे से एमएलसी बनाया, और 3 महीने के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में 250 सीट मांगने चले गए। ये कोई तर्क है? इसका जमीन पर कोई आधार होना चाहिए ना भाई। तो इस बार मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि इस बार मतलब वो नहीं मानेंगे और एनडीए में शामिल नहीं होंगे। नहीं, मैं तो आपको स्पष्ट कर रहा हूं सौरभ भैया कि राजनीति बहुत एकदम यथार्थवादी परिस्थितियों पर चलेगी। आपकी जितनी ताकत है उतना कोई भी गठबंधन आपको देगा, अगर आपको उसके साथ रहना। आप अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा अगर कहने लगेंगे तो कोई निगोशिएट कैसे करेगा आप? तो फिर तो आप कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि फिर साहनी चले जाएंगे महागठबंधन में। ऐसा है भैया कि ये सब बेकार की बातें हैं। सरकार अपने पॉलिसीज को अगर ठीक से जमीन पर उतार दे तो हर समाज का हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा मिलेगा, और मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये करने का प्रयास किया है, और मैं ये कहता हूं कि 100% सफलता के साथ हमने इस काम को किया। तो हमें इस बात का भय नहीं देगा, कोई किसी भी चरित्र का गठबंधन बना ले। कल जो गठबंधन बना, जिस प्रकार से नाम दिया गया, सोशल मीडिया पर लोग क्या नहीं लिख रहे हैं, कितनों ने तो ये भी लिखा कि इंडियन नेशनल दारूम इस्लाम अलायंस के नाम से इसको जाना जाएगा। ये वास्तविकता नहीं है कि किस समाज के वोट को एकीकरण करने के लिए इस गठबंधन को इस प्रकार का नाम दिया गया और नाम इकट्ठा किया जा रहा है। सबको मालूम है कि एक समाज का वोट ना बटे, इसके अलावा इनका कोई दूसरा प्रयास नहीं है, कोई दूसरा। और मैं एकदम प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूं सौरभ जी, अगर 1 to 1 सीटों की अगर बात होगी तो कांग्रेस क्या पूरे देश में 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी? सर, हम लोग बात पहले वीआईपी पार्टी की कर रहे हैं। मोटा मोटी आप यही कहना चाह रहे हैं कि आपको रहना है तो आप मेरे साथ आना है तो आइए, नहीं आना है तो मत आइए। आपके आने से या नहीं आपके जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, देखिए, कोई भी गठबंधन ये चाहता है कि उसके साथियों की संख्या बढ़े, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप कुछ प्रैक्टिकल यथार्थवादी स्थितियों को पैदा कीजिए, उसके आधार पर गठबंधन बनेगा। लालू जी क्यों नहीं थे यूपीए पार्ट 2 में? क्योंकि कांग्रेस ने अकेले 206 सीटें जीत ली, उसको जरूरत नहीं थी लालू यादव जी के 5 एमपी की, तो भगा दिया उनको। तो आज जरूरत नहीं है ना आपको, ठोकर वहां पर खड़े हैं। नहीं, हमें तो जरूरत है ही, और हमको किसी को जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और हमने ही ना, मुकेश सहनी जो इतने बड़े फैक्टर बने, उनका एक दिन का अलायंस बना क्या महागठबंधन के साथ? 2015 का चुनाव जरा याद कीजिए, 20 का भी आप 15 मिनट तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे को ही लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सके। आज मुकेश सहनी जी का पूरा नाम भारतीय जनता पार्टी की वजह से, और सिर्फ मुकेश सहनी नहीं, मैं तो एक सीरीज में सबका नाम, लालू जी हमारे समर्थन से पहली बार बने, ममता बनर्जी हमारे समर्थन से बनी, जम्मू कश्मीर में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारे साथ, अटल जी के साथ गठबंधन में आगे बढ़ा। कितने सारे दल हैं, मैं बसपा जो पार्टी है वो हमारे साथ बढ़ी, रालोद हमारे साथ बढ़ी है। आखिरी सवाल वीआईपी पार्टी से ले लेते हैं। सर, आपको आवाज आ रही है? हेलो, आवाज मिल रही है सर? ये बताइए, बीजेपी का कहना ये है कि मुकेश सहनी को मुकेश सहनी बीजेपी ने बनाया, और आज वही मुकेश सहनी बीजेपी को आंखें दिखा रहे हैं। सर जी, इसका तो रिजल्ट हाथ कंगन को आरती क्या आप देख, नीतीश जी और बीजेपी के तो अरे एक विधानसभा का तो चुनाव जिता नहीं पाए जी आप लोग, क्या ये सब? इन्होंने बताया कितना अलग धन मिल रहे हैं वाले हम हैं, हमको जहां पर सर्वाधिक मल्लाहों की संख्या थी, इस समाज से आने वाले लोगों की जहां पर सर्वाधिक संख्या थी, वहां से चुनाव लड़े थे मुकेश सहनी जी। सर, समय काफी ज्यादा हो गया है जी, समय का अभाव है। कुल मिला के उर्मिला जी कुछ कह रही थी, एक लास्ट कमेंट आपसे ले लेते हैं। उर्मिला जी, आवाज आ रही है क्या? माइक ऑफ है आपका। नहीं, हमें वाइंड अप ही करना चाहिए वो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के जो बेंगलुरु में बैठक हुई, उसको लेकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहे, तो उसको सौरभ जी ने बहुत हद तक क्लियर कर दिया और चीजें बता दी कि क्या वो वजह रही
जिसकी वजह से उनको जल्दी वहां से निकलना भी पड़ा। और पिछली बार ऐसा ही केजरीवाल के लिए कहा गया था, इस बार नीतीश कुमार के लिए कहा गया। हालांकि कोई भी नाराजगी नहीं है, ललन सिंह ने यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया मीडिया के सामने आकर कि वो सूत्रधार हैं और वो लेकर के चीजें चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब ये देखना होगा कि विपक्ष का जो मुंबई का महामिलन होने वाला है उसमें क्या कुछ चीजें निकल के आती हैं, और उसी के साथ एनडीए की जो कल बैठक हुई उसको लेकर के भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी पैनलिस्टों का शुक्रिया।